हेलो दोस्तों, दागोल में आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में साइंस का प्रैक्टिस सेट में टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों अगर 25 क्वेश्चन में से आप लोग का 20 प्लस नंबर आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीजियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीजियम। दोस्तों सीजियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 55 होता है। कितना होता है दोस्तों? 55। और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है दोस्तों 132.9 होता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि लगभग 133 होता है। ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि अगर पूछेगा कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है, तो दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो क्या होता है? फ्लोरीन होता है। और अगर सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व बोलेगा तो क्या होता है दोस्तों? होता है फ्रेंसियम। क्या होता है दोस्तों? फ्रेंसियम। फ्रेंसियम। दोस्तों फ्रेंसियम क्या है? धनात्मक तत्व है। सर्वाधिक धनात्मक तत्व क्या है? फ्रेंसियम। और ऋणात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। दोस्तों प्रकृति में क्या है जो विद्युत धनात्मक होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धातुएं। दोस्तों धातुएं जो है प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, लेजर के प्रयोग से 3D इमेजिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों लेजर के प्रयोग से जो 3D इमेजिंग बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं होलोग्राफी। क्या कहते हैं दोस्तों? होलोग्राफी। तो दोस्तों होलोग्राफी का खोज किसने किया था दोस्तों? तो दोस्तों होलोग्राफी का खोज जो क्या था वो क्या था? डेनिस गेबर ने। किसने किया था दोस्तों? डेनिस गेबर ने। ठीक है ना दोस्तों। और कब क्या था? 1947 ईस्वी में। दोस्तों होलोग्राफी का खोज किसने किया था? डेनिस गेबर ने। और कब किया था? 1947 ईस्वी में। तो दोस्तों लेजर में जो प्रयोग होने वाले 3D इमेजिंग की प्रक्रिया है क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है दोस्तों? होलोग्राफी। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, रेत और चीनी का मिश्रण। दोस्तों रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है। दोस्तों रेत और चीनी का मिश्रण क्या चीज का उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो उदाहरण है ये क्या है? विजातीय मिश्रण है। दोस्तों विजातीय मिश्रण का मतलब होता है कि ये सही से घुलता नहीं है, मतलब मिश्रित नहीं होता है, सही से मिश्रित नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विजातीय मिश्रण। यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजातीय मिश्रण। रेत और चीनी का मिश्रण क्या हो जाएगा दोस्तों? विजातीय मिश्रण। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, एक यौगिक नहीं है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है एक यौगिक नहीं है। तो दोस्तों इनमें से क्या है जो एक यौगिक नहीं है? तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लेड। दोस्तों लेड जो है वो एक यौगिक नहीं है। लेड यानी कि पीबी। दोस्तों पीबी का परमाणु क्रमांक, जो लेड का परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है दोस्तों? 82। दोस्तों लेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीसा। दोस्तों चोक तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी क्या है दोस्तों? एक यौगिक है। और सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है दोस्तों? एक यौगिक है। आपका लेड जो है वो एक यौगिक नहीं है, ये क्या है? एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 82 होता है। तो दोस्तों एक यौगिक नहीं है। क्या चीज यौगिक नहीं है? लेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, खाली जगह में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों लेजर तकनीक का प्रयोग जो है कहाँ नहीं किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोवेव ओवन में। दोस्तों आने की बारकोड रीडिंग में आपका लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कटिंग एवं ड्रिलिंग में भी किया जाता है आपका दोस्तों। और फिजियोथेरेपी में भी क्या किया जाता है? लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों माइक्रोवेव का जो है वो लेजर तकनीक में नहीं किया जाता है। दोस्तों जो माइक्रोवेव ओवन है, दोस्तों माइक्रोवेव ओवन है ये क्या है? किचन डिवाइस है। क्या है दोस्तों? किचन डिवाइस है। दोस्तों ये किचन डिवाइस है जिसमें दोस्तों ब्रेड वगैरह पकाया जाता है। दोस्तों इसमें जो है ये जो किचन में जो ये वेव छोड़ता है ये क्या छोड़ता है? माइक्रोवेव रेडिएशन से होता है। किससे होता है दोस्तों? माइक्रोवेव रेडिएशन से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, अल्बर्ट लिखी जिसे शीर्षित किया गया। दोस्तों अल्बर्ट लिखी है जिसे शीर्षित किया गया आइंस्टीन और सिगमंड फ्राइड से। फ्राइड ने एक पुस्तक था। दोस्तों ये जो बोला गया है कि अल्बर्ट लिखी जिसे शीर्षित किया गया
आइंस्टीन और सिगमंड फ्राइड ने एक पुस्तक था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध क्यों। क्या हो जाएगा दोस्तों? युद्ध क्यों। दोस्तों युद्ध क्यों जो है अल्बर्ट लिखी के शीर्षक किया गया था। किसने? आइंस्टीन और सिगमंड फ्राइड ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है। दोस्तों ऊर्जा कन्वर्टर, ऊर्जा को कन्वर्ट कौन नहीं करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सादा गिलास। दोस्तों सादा गिलास जो है ऊर्जा को कन्वर्ट नहीं करता है। बाकी जो सोलर पैनल है ये भी करता है, स्टीम इंजन है ये भी करता है, और बिजली भी है ये भी क्या करता है? ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सादा गिलास जो है ऊर्जा को कन्वर्ट नहीं करता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। दोस्तों यहाँ पूछा गया है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो दोस्तों भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो विक्रम साराभाई। दोस्तों विक्रम साराभाई के द्वारा। दोस्तों भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये है कहाँ? ये दोस्तों है अहमदाबाद में। कहाँ है दोस्तों? ये अहमदाबाद में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, शक्कर के घोल में शक्कर एक है। दोस्तों शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? तो दोस्तों शक्कर जो है एक है घुला हुआ पदार्थ। क्या है दोस्तों? घुला हुआ पदार्थ। दोस्तों एक होता है विलयन। क्या होता है दोस्तों? विलयन। दोस्तों विलयन में दो होता है, एक होता है विलायक, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। ठीक है ना दोस्तों? तो विलायक, विलायक के रूप में क्या कार्य करता है? जो ज्यादा मात्रा होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विलायक। और जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय। जैसे कि दोस्तों एक चीनी और पानी का घोल में, चीनी और पानी के घोल में चीनी कम होता है तो कम होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विलेय। और पानी ज्यादा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलायक। तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि चीनी के घोल में चीनी क्या है? तो दोस्तों चीनी क्या है? एक विलेय है। और पानी क्या है? एक विलायक है। चीनी क्या है? एक विलेय है। चीनी जो है, चीनी एक विलेय है और पानी जो है एक विलायक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब दो तरल पदार्थ, क्या दोस्तों? जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक दूसरे में घुलता नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम लोग अमिश्रणीय, अमिश्रण। ठीक है ना दोस्तों? आनी के ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमिश्रण। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? दोस्तों विज्ञान का कौन सा नियम है जो मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इसकी संरचना तय है। तो दोस्तों इसकी संरचना तय नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, उदासीन गैसीय परमाणु। दोस्तों उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों जो बाह्यतम कोश होता है उसका एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयनन ऊर्जा का। किसका होता है दोस्तों? आयनन ऊर्जा का आवश्यकता होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयनन ऊर्जा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? दोस्तों क्यूरी जो है किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता का है। किसका है दोस्तों? रेडियो सक्रियता का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान, दोस्तों एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है? तो दोस्तों समूह, दोस्तों सिंपल सी बात है कि एक पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल है उसमें दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल रहता है, यानी कि जो लेटा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। और जो वर्टिकल रहता है यानी कि लंबवत रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह, या कहते हैं वर्ग।
ठीक है ना। तो दोस्तों आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, और समूह की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है कि एक समूह में ऊपर से नीचे जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है। तो दोस्तों हमेशा वृद्धि जो होती है वो होती है धात्विक गुण में। किसमें होती है दोस्तों, धात्विक गुण में। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आवर्त किसे कहते हैं दोस्तों, जो लेटा हुआ रहता है, और जो वर्टिकल रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों आवर्त में आकार, आयतन और त्रिज्या ये तीनों दोस्तों घटता है। आकार में अगर बाएं से दाएं जाएंगे दोस्तों आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार, आयतन और त्रिज्या ये तीनों क्या होगा दोस्तों, घटेगा। और वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, तो ये तीनों क्या होगा दोस्तों, वृद्धि होगा, यानी बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा आकार, आयतन और त्रिज्या, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, हेनरी बेकुरल ने। किसने किया था दोस्तों, हेनरी बेकुरल ने। कब किया था, 1896 ईस्वी में। दोस्तों हेनरी बेकुरल को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था दोस्तों, हेनरी बेकुरल को रेडियोधर्मिता से क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। जो कब मिला था, 1903 ईस्वी में। कब मिला था दोस्तों, 1903 ईस्वी में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, किसकी सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो दोस्तों परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है किसकी, सतत वृद्धि के कारण किसकी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेल। दोस्तों इलेक्ट्रॉन सेल की सतत वृद्धि के कारण समूह में परमाणु त्रिज्या की वृद्धि होती है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है डायनामाइट। दोस्तों डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, नाइट्रोग्लिसरीन का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों एक समूह में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। क्या रहती है दोस्तों, समान रहती है। दोस्तों एक समूह यानी कि पहला समूह में दोस्तों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। पहला समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षारीय धातु बोलते हैं। और दूसरा समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षारीय मृदा धातु। पहला समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, और दूसरा समूह को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों क्षारीय धातु में जो है इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है, सबका समान रहती है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। दोस्तों वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस क्या है, तो दोस्तों ये है आपका नाइट्रोजन। क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अपने बढ़ते धातु गुण के क्रम में निम्न तत्वों को व्यवस्थित करें, यानी कि लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन है। तो दोस्तों इसको क्या करने बोला है, बढ़ते क्रम में धातु गुण के क्रम में निम्न तत्वों को व्यवस्थित करें, यानी कि अधातु गुण के क्रम में। किसके गुण के क्रम में दोस्तों, अधातु गुण के क्रम में। तो दोस्तों इसमें अधातु गुण के क्रम में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे छोटा होगा लिथियम, उससे बड़ा होगा बेरिलियम, उसके बड़ा होगा कार्बन, उससे बड़ा होगा ऑक्सीजन और उससे बड़ा होगा फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। दोस्तों खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी। हम लोग खाद्य ऊर्जा को किससे माप सकते हैं दोस्तों, कैलोरी से, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। दोस्तों बोला गया है वह मुक्त ऊर्जा है जब इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता है जो एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बोल्ट की चूड़ी। दोस्तों बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रस्ट कहते हैं। तो दोस्तों बोल्ट की चूड़ी को जो किस भाग को क्रस्ट कहते हैं, तो ऊपरी भाग को। किसको कहते हैं दोस्तों, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊपरी भाग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।